गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीवीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल अपने लास्ट वीडियो में आर्रेनियस संकल्पना के बारे में हमने पढ़ा था। आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया था जल के द्वारा। जलीय विलयनों में अम्ल एवं क्षार को मिलाया था। अम्ल ने क्या किया? हाइड्रोजन आयनों का दान रिलीज किए, निष्कासित किए, और क्षार ने क्या किया? OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन निष्कासित किए। इस प्रकार अम्ल एवं क्षार की पहचान की। लेकिन एक और वैज्ञानिक आए थे, ब्रास्टेड लॉरी संकल्पना प्रस्तुत की थी। संकल्पना ब्रास्टेड लॉरी संकल्पना। दो वैज्ञानिक हुए थे, एक तो ब्रास्टेड नामक वैज्ञानिक हुआ था, एक लॉरी नामक वैज्ञानिक हुआ था। दोनों ने मिलकर एक संकल्पना प्रस्तुत की अम्ल एवं क्षार को पहचान करने की, अम्ल एवं क्षार को परिभाषित करने की। इन्होंने बताया था अम्ल के बारे में। अम्ल जो होते हैं वो प्रोटोन दाता होते हैं। प्रोटोन कहते हैं H+ को। प्रोटोन किसको कहते हैं बच्चों? H+ को कहते हैं। अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं। अम्ल जो होते हैं प्रोटोन को दान करके संयुग्मी क्षार में बदल जाते हैं। इसी प्रकार क्षार के बारे में बताया। क्षार जो होते हैं प्रोटोन ग्राही होते हैं। क्षार प्रोटोन ग्राही होते हैं, प्रोटोन को ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाते हैं। संयुग्मी अम्ल में बदल जाते हैं। कैसे? जैसे ये है, एक उदाहरण से अपन प्रस्तुत करते हैं। HA ये तो अम्ल है। B ये क्या है? क्षार। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया हुई। यहाँ पर बन गया BH+ और यहाँ पर बन गया A-। ध्यान दें, अम्ल है ये। अम्ल जो है H को इसने निष्कासित कर दिया और A- के रूप में बदल गया। इसने यहाँ से H+ को निकाला, प्लस निकला, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इस A के पास ही छोड़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसलिए मैंने एक माइनस का चार्ज लगा दिया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? यहां पे देखो क्या हुआ। इस अम्ल ने प्रोटोन को दे दिया, प्रोटोन को त्याग दिया, तो ये क्या है? यहां पे प्रोटोन H+ देता है, प्रोटोन देता है, और प्रोटोन को दान करके ये जो अम्ल है वो संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। अब जो प्रोटोन अम्ल ने दान किया, यह प्रोटोन क्षार ने ग्रहण कर लिया। देखो यहाँ पे B क्षार है, यहाँ पे B किस में बदल रहा है? BH+ में बदल रहा है। जो H+ वो प्रोटोन था वो इस क्षार ने B ने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटोन H+ ग्रहण करता है। जो क्षार है प्रोटोन ग्रहण करता है, और प्रोटोन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। इस प्रकार ब्रास्टेड लॉरी नामक दोनों वैज्ञानिकों ने संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार की धारणा प्रस्तुत की। इन्होंने क्या बताया था? अम्ल जो होते हैं प्रोटोन दाता होते हैं, और क्षार जो होते हैं प्रोटोन ग्राही होते हैं। अम्ल प्रोटोन को दान करके संयुग्मी क्षार में बदल जाते हैं, और क्षार प्रोटोन को ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाते हैं। तो और उदाहरणों के द्वारा इसको समझाएंगे। पहले थोड़ा सा नोट कीजिए, लिखो।
यह संकल्पना ब्रास्टेड एवं लॉरी नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन कोष्टक में लिख लेंगे H+ दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं आगे लिखें, अम्ल प्रोटॉन को देकर संयुग्मी क्षार में बदल जाते हैं। तथा क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? इस प्रकार इन्होंने संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार की धारणा प्रस्तुत की। इस प्रकार इन्होंने संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार की धारणा प्रस्तुत की। जैसे करके इसको नोट कर लें, आप Ha मतलब अम्ल है, ये H+ को देता है और A- संयुग्मी क्षार के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार B क्षार है, H+ को ग्रहण करके BH+ में बदल जाता है। समझ में आई बात, नहीं आई? अब यहाँ पे देखो आप लोग, इस उदाहरण को आप लोग ध्यान से देखिए, एक बात समझ में आती है। यहाँ पर 2 प्रकार के युग्म बनते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 2 प्रकार के युग्म बन रहे हैं, HA-A-। एक तो HA हो गया, H किस में बदल रहा है? A- में बदल रहा है। इसको कहते हैं अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, एक युग्म तो ये बना। दूसरा युग्म कौन सा बना है? BH+। इसको कहते हैं क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। 2 प्रकार के युग्म यहाँ पे बनते हैं। इसको नोट करके 2 प्रकार के युग्मों को नोट कर लेंगे। इसको नोट करें पहले, फिर इसके नीचे इनको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब एक उदाहरण के द्वारा पेपर में प्रश्न कैसे आता है
एक उदाहरण के द्वारा प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। देखो ध्यान से, प्रश्न पेपर में वो एग्जामिनर कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा। देखो H2O प्लस NH3 बन रहा है अपना NH4 प्लस OH माइनस। प्रश्न में क्या दिया है, उदाहरण के रूप में इसको अपन उतारेंगे, लेकिन समझो आप लोग, जल में किसको मिला दिया, NH3, इसको कहते हैं अमोनिया, इसको जल में मिला दिया, तो इसका मतलब ये जलीय हो गया। AQ लिख देंगे यहाँ पे। जैसे मान के चलो ये है, इसमें जल भरा हुआ है, ये जल इसमें भर दिया, इसमें किसको मिला दिया, NH3 को मिला दिया, NH3 यहाँ पे आ गया, तो NH3 जल में घुल गया ना, इसको कहेंगे जलीय NH3, AQ लिख दिया। अब NH3 से क्या बन गया, NH4, ये भी जल में होगा, और H2O से क्या बन गया, OH माइनस, ये भी जल में होगा, इसलिए एक्वस मतलब जलीय, इनके नीचे हमने लिख दिया। तो हुआ क्या है, इस अभिक्रिया को ध्यान से आप देखें, H2O 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ, इस H2O ने एक प्रोटॉन, एक H+, एक प्रोटॉन दान कर दिया, दे दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो आप, प्रोटॉन H+ देता है, प्रोटॉन दिया है इसने, इसका मतलब H2O क्या हुआ, अम्ल हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। प्रोटॉन दे रहा है, यहाँ पे OH में बदल रहा है, इसमें कहाँ है, देखो एक H की कमी है, इसका मतलब H2O ने प्रोटॉन दिया है और OH में बदल गया है, तो ये अम्ल हुआ। और अम्ल प्रोटॉन को देकर क्या बनाते हैं, संयुग्मी क्षार बनाते हैं, संयुग्मी क्षार बना दिया। और ध्यान से देखिए, NH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर है NH4। एक जो H+ था, इसने ग्रेड किया, हाइड्रोजन 4 हो गए, और एक प्लस का जो था वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है, NH3 क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, H+ ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। इसका मतलब NH3 क्या हुआ, क्षार हो गया, और क्षार प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, संयुग्मी अम्ल बनाते हैं, संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा अम्ल है, कौन सा संयुग्मी क्षार है, कौन सा संयुग्मी अम्ल है, कौन सा क्षार है। वो ऐसे आपको गौर करके अभिक्रिया को ध्यान से देखते हुए आपको पहचान करनी है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ऐसे आप लोग पहचान कर सकते हैं। जो प्रोटॉन दे रहा है वो अम्ल होगा, जो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है वो क्या होगा, क्षार होगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। अब देखो, इसको उदाहरण के रूप में डालकर नोट करें, पहले इसको फटाफट नोट करें, फिर यहाँ पे हुआ क्या है उसकी भाषा को अपन लिखाएंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट करें। हाँ, तो नोट कर लिया। अब ध्यान दें, उपरोक्त अभिक्रिया में लिखो, उपरोक्त अभिक्रिया में H2O प्रोटॉन देता है, कोष्टक में लिख लेंगे H+, प्रोटॉन देता है, अतः यह अम्ल है, अतः यह अम्ल है, तथा H2O प्रोटॉन को देकर या त्याग कर या फिर देकर
संयुग्मी प्रोटॉन को देकर संगत क्षार मतलब OH माइनस, संगत क्षार क्या बना OH माइनस में बदल जाता है, जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं, जबकि NH3 कोष्टक में लिखेंगे अमोनिया कहते हैं NH3 को, प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन H+ ग्राही है, अतः यह क्षार है, तथा प्रोटॉन को ग्रहण करके, लिखो बच्चों, तथा प्रोटॉन को ग्रहण करके संगत अम्ल कोष्टक में लिख लेंगे NH4+, संगत अम्ल NH4+ में बदल जाता है, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में देखो बच्चों हो क्या रहा है, यहां पर दो युग्म बन रहे हैं, एक तो H2O से क्या बन रहा है OH माइनस, तो एक युग्म तो ये हो गया अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म कौन सा हुआ H2O और OH। क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म कौन सा होगा NH3 NH4+, इसको भी लिखेंगे यहां पे, आगे नीचे लिखें अगली लाइन से, इस प्रकार H2O-OH माइनस को अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म तथा NH3 NH4+ को क्षार संयुग्मी अम्ल, देखो क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म कहते हैं। नोट कीजिए बच्चों इसको। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभिक्रिया को देखकर पता लगाएंगे कि कौन प्रोटॉन का दान कर रहा है और कौन प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार अम्ल की पहचान करेंगे और क्षार की पहचान करेंगे। ये ब्रास्टेड लोरी संकल्पना की परिकल्पना थी, धारणा थी। वैज्ञानिक इस संकल्पना से भी संतुष्ट नहीं हुए। इस संकल्पना के द्वारा भी अम्ल और क्षार की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं की जा सकती। इसलिए आगे वैज्ञानिकों ने और भी परिकल्पना दी और भी अवधारणा दी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस ब्रास्टेड लोरी संकल्पना में कमी क्या रह गई, उस कमी को अपन देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्रास्टेड लोरी संकल्पना की कमियां। आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्रास्टेड लोरी संकल्पना की कमियां।
देखो ध्यानपूर्वक, कमी समझ में आनी चाहिए कि कमियां। देखो इन्होंने क्या कहा है, अम्ल प्रोटॉन दान करते हैं, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं, CO2 ये हो गया, SO2 हो गया, ZnCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, इनमें प्रोटॉन नहीं है, इसमें H+ है ही नहीं इनमें, तो इनकी पहचान अपन कैसे करेंगे? ब्रा-स्टेट लोरी संकल्पना के द्वारा इनकी पहचान नहीं की जा सकती। तो एप्रोटिक का मतलब क्या है? जिनमें प्रोटॉन नहीं हो, एप्रोटिक अम्ल हों और या फिर एप्रोटिक क्षार हों जिनमें प्रोटॉन नहीं है, इनकी पहचान इस ब्रा-स्टेट लोरी संकल्पना के द्वारा नहीं कर सकते, इनकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी कमी तो इसकी यही है, सबसे बड़ी कमी तो इसकी यही है। इस कमी को लिखो, इस संकल्पना के द्वारा, इस संकल्पना के द्वारा अप्रोटिक मतलब जिनमें प्रोटॉन नहीं है, एप्रोटिक अम्लों एवं क्षारों की व्याख्या नहीं की जा सकी, क्षारों की व्याख्या नहीं की जा सकी, ये इसकी कमी हो गई। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए एक और वैज्ञानिक आया जिसने अम्ल एवं क्षार की पहचान बताई अपनी संकल्पना के द्वारा, अपने सिद्धांत के द्वारा। तो आगे अगली संकल्पना पढ़ते हैं, अम्ल और क्षार के पहचान की। ये सबसे इंपॉर्टेंट संकल्पना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कौन सी संकल्पना है? अम्ल एवं क्षार की, अम्ल एवं क्षार की लोइस संकल्पना। लुईस नाम के वैज्ञानिक हुए थे एक, लुईस नाम के वैज्ञानिक ने अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया। सबसे अच्छी संकल्पना, यह संकल्पना लुईस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। वैज्ञानिक का नाम था क्या? लुईस। सन 1923 की बात है समथिंग। इन्होंने अम्ल को परिभाषित किया, अम्ल के बारे में बताया और इन्होंने क्षार के बारे में भी बताया। अम्ल के बारे में इन्होंने क्या बताया? अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही। दो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, इन दोनों को मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश में कहते हैं वन लोन पेयर। तो अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कौन करेगा? जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। देखो ध्यान से, धनायन जैसे हो गया Mg+2, Ca+2, Na+, Li+, K+, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो प्लस का 2 है संयोजकता, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है। एक नहीं लिख रहा, एक को लिखते नहीं है। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस का 1। तो इन पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए जो धनायन होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इन पर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। अगली बात, अष्टक अपूर्ण यौगिक। ऐसे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वो इलेक्ट्रॉन युग्मों को या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। क्यों?
क्योंकि कोई भी परमाणु हो वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। समझ में आ रही है? ये वाले यौगिक हैं AlCl3, ZnCl2, CO2, SO2, CO2, BF3, ये वाले यौगिक हैं और भी हैं। इन यौगिकों का अष्टक अपूर्ण है। इन यौगिकों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए ये अम्ल होंगे। क्या होंगे? अम्ल होंगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अब अष्टक इनके कैसे अपूर्ण हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे इसको ले लूँ मैं, इस एग्जाम्पल को, Al है यहाँ पे और क्या है यहाँ पे Cl है। Al का परमाणु क्रमांक होता है 13, Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख चुके हैं पिछली लास्ट क्लास में, आप पे आना चाहिए। Al का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये इसका बाहरी कोश है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ये सबसे भारी कोश है इसका। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। Cl की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 आएगा। 2 और 2 4, 10 और 2 12 और 5 17। ये इसका बाहरी कोश है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको तो चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। और Al के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने मिलकर आपस में साझा कर लिया। आपस में क्या कर लिया? साझा कर लिया। कैसे साझा किया? ध्यान दो, ध्यान से समझ में आएगी। Al है, Al के बाहरी कोश में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। 1 2 3। Cl के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7। Cl 1 2 3 4 5 6 7। Cl कितने हैं बच्चों अपने पास? इस यौगिक में Cl 3 है। एक Cl यहाँ पे है, 3 Cl है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इस Cl के बाहरी कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक Cl ही है। 1 2 3 4 5 6 7। Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। Cl और Al के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। देखो क्या करते हैं, ये दोनों साझा करते हैं, ये दोनों साझा करते हैं और ये दोनों भी साझा करते हैं। संरचना क्या? ये दोनों साझा करते हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, Al ने 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया और Cl ने भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। संरचना क्या बनी यहाँ पे? देखो ध्यान से, समझ में तभी आएगा, ध्यान से देखेंगे तभी। Al ने 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन Al को दे दिया। देखो ध्यान से, Cl ने जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसके अंदर दे दिया और Al का जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला, वो Al ने इसके अंदर दे दिया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो Al का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन Cl का है। अब देखो Cl के कोश में, गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। Cl के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Cl तो स्थायी हो गया, क्योंकि प्रत्येक परमाणु जो है अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। लेकिन यहाँ देखो, अब इसे Cl और बाकी हैं, 2 Cl और बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इससे Cl ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। इन तीनों Clओं ने आपस में Al के साथ साझेदारी कर ली। प्रत्येक Cl के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रत्येक Cl के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन Al के गोले में देखिए, Al का गोला कौन सा है बच्चों? देखो ये वाला Al का गोला, ये रहा Al का गोला। इस गोले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6।
8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसका अष्टक अपूर्ण है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, इसलिए क्या होगा, ये अम्ल होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अष्टक अपूर्ण यौगिक AlCl3 हुआ। मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में बता दिया, अष्टक पूर्ण इसका क्यों है बता दिया आपको। ऐसे ही ZnCl2 का अष्टक, ऐसे ही CO2, BF3, SO2, इन सभी का अष्टक अपूर्ण है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। ये क्या होंगे बच्चों, अम्ल होंगे। क्या होंगे, अम्ल होंगे। तो अम्ल के बारे में ये बताया लुईस ने। तो सबसे पहले आप लोग अम्ल एवं क्षार की लुईस संकल्पना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप सभी लोग, यह संकल्पना लिखो, यह संकल्पना सन 1923 में लुईस नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत की गई। आगे लिखें इसी में, इस संकल्पना के अनुसार डैश लगा देंगे, फिर अगली लाइन से हेडिंग डालेंगे अम्ल। क्या हेडिंग डालेंगे, अम्ल। यहां पे लिखेंगे अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, अर्थात वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कोष्टक में लिख लेंगे धनायन। कोष्टक में क्या लिखेंगे, धनायन। अर्थात वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कोष्टक में लिखेंगे धनायन। या अष्टक अपूर्ण वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे ZnCl2, CO2, SO2, AlCl3, BF3, Mg2+, Ca2+, Na+, Li+। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ये अम्ल हो गए। नोट कर लो इन एग्जाम्पलों को। अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों क्षार। लुईस ने क्षारों को कैसे परिभाषित किया, क्षार की बात करते हैं। क्षार जो होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, ये रहा इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है ना, तो इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। क्षार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कौन करेगा? ऋणायन। जैसे बात करें F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस। देखो यहाँ पे F माइनस का क्या मतलब है? इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकता है, क्या होगा? क्षार होगा। और बात करते हैं NH3, H2O। देखो ध्यान से, NH3 पे देखो एक इलेक्ट्रॉन युग्म में, दो बिंदी हैं, दो बिंदी का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। युग्म कितना बन गया? दो इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म बन गया। यहाँ पे क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। और H2O की बात करें, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं? दो इलेक्ट्रॉन युग्म। इसका मतलब क्या है? इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ये भी क्षार कहलाएंगे। जबकि ब्राइस्टेड लोरी संकल्पना में इसको क्या कहा गया? अम्ल कहा गया। लेकिन लुईस अवधारणा में इसको क्या कहा जा रहा है? क्षार कहा जा रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्षार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस पर दो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हैं? दो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तो ये क्षार होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? लिखो, क्षार हेडिंग डालिए और लिखें क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। आगे लिखें, अर्थात क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अर्थात क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। आगे लिखें, अगली लाइन से लिखें डैश लगा के। इस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ या वे यौगिक जिन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, कोष्टक में लिख लेंगे ऋणायन क्षार कहलाते हैं। जैसे इन एग्जाम्पलों को नोट कर लेंगे। NH3, H2O, Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस। इन एग्जाम्पलों को आप नोट कर लेंगे। ये लुईस अवधारणा कंप्लीट हुई। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ से ध्यान से देखें। वो एग्जामिनर क्या करेगा? क्षारों के कुछ उदाहरण दे देगा। जैसे दे दिए NH3 दे दिया, Cl माइनस दे दिया, Br माइनस दे दिया। कुछ अम्लों के उदाहरण दे देगा। ZnCl2 दे दिया, Mg+2 दे दिया, SO2 दे दिया। क्वेश्चन में दे देगा। वो पूछेगा अम्ल एवं क्षार को पृथक कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो। तो आपको पृथक करना है। कैसे पृथक करेंगे? आपको मालूम है, मैं आपको लिखा चुका हूं। NH3 क्या है? क्षार। H2O भी क्या है? क्षार। H2O भी क्या है? क्षार। NH3 क्षार हो गया, H2O क्षार हो गया, और Cl माइनस क्षार हो गया, OH माइनस।
4 हो गया, ठीक है ना। ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, इनमें से छांट कर आप लोग लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, NH3 Cl माइनस Br माइनस, अम्ल में क्या आएंगे ZnCl2 Mg+2 और SO2, 2 नंबर का आंसर, छुट्टी। तो बच्चों मैंने आज ब्रास्टेड लॉरी संकल्पना आपको कराई, समझाया मैंने आपको, लुईस संकल्पना मैंने आपको कराई, बहुत इंपॉर्टेंट 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट संकल्पना ये। इसको आप समझें, पढ़ें, दोबारा इसका और रिवीजन करें, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। थैंक यू।